Welcome to the Law Project. We wish you a very happy learning. Hello, everybody. Welcome back to the official YouTube channel of the Law Project. And I am Bhavtosh, your law mentor. Today, we are going to discuss some very interesting and basic concepts of criminal law. That is mens rea and actus reus. काफी सारे बच्चों को इन कॉन्सेप्ट में डाउट होता है, सो आई थॉट ऑफ कमिंग अप विद अ वीडियो ऑन दिस. सो देखो, मेंस रे और एक्टस रियस जो है वो किसी भी क्राइम का एक फाउंडेशन होता है. ठीक है. इफ एनी क्राइम, whatever it is, whether robbery, theft, dacoity, murder, rape, जो भी क्राइम कमिट होता है, जो भी क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होता है, ठीक है, वो क्राइम बनने के लिए मेंस रिया एंड एक्टस रियस दोनों का होना जरूरी है. अगर सिर्फ मेंस रिया है तो क्राइम नहीं बनेगा, सिर्फ एक्टस रियस है तो क्राइम नहीं बनेगा. दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर ऑल लॉ स्टूडेंट्स, वेदर यू आर स्टडिंग इन एनी लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है. ओके, नाउ या सो द कोर कॉन्सेप्ट, लाइक आई सेड, एक्टस रियस एंड मेंस रिया की हम लोग बात कर रहे हैं. सो एक्टस, देखो, मेंस रिया क्या होता है? एक मेंटल, एक कॉन्शियसनेस होती है. हम बोल सकते हैं लाइक अ माइंड सेट. ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस. तो अगर अगर आप कोई क्राइम करना चाहते हो, या आपको पता है कि आपसे कोई क्राइम हो रहा है, या फिर आपने इग्नोर किया, ठीक है, तो एनी काइंड ऑफ मेंटल कॉन्शियसनेस, एनी काइंड ऑफ मेंटल अवेयरनेस विल बी कंसिडर्ड टू बी मेंस रिया. ठीक है, लेकिन लाइक आई सेड, मेंस रिया अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता है. यू ऑल्सो नीड एक्टस सीरियस अलोंग विद मेंस रिया. और एक्टस सीरियस का मतलब क्या होता है? फिजिकल एक्शन. सो शॉर्ट में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मेंस रिया इज माइंड एंड एक्टस सीरियस इज लाइक बॉडी. ओके, मेंस रिया इज माइंड, एक्टस सीरियस इज बॉडी. तो जब माइंड और बॉडी दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी एक्शन में, तब जाके कन्वर्ट होता है वो क्राइम में. ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी बोथ. तो मेंस रिया के डायमेंशंस होते हैं कुछ, वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में. बट एक बार के लिए हम डेफिनेशंस को पढ़ते हैं यहाँ पे. तो एक्टस रियस का लिखा है फिजिकल एलिमेंट ऑफ अ क्राइम या वॉलेंटरी एक्ट. ठीक है, किसी काम को करना या नहीं करना. तो फिजिकल एक्शन जो है, जो एक्चुअल में आपने एग्जीक्यूट किया है रियलिस्टिकली. और गिल्टी माइंड का मतलब, आई सेड, द स्टेट ऑफ माइंड. तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे समझ में आएगी दोनों चीजें. I was talking using my cell phone and somebody snatches it and runs away. ठीक है, किसी ने वो फोन एकदम से खींचा और भाग गया. Now in this case there is mens rea and actus reus both. Mens rea क्या है? That he wanted to steal the phone. वो मेरा फोन चुराना चाहता था, यानी कि उसका माइंड उस एक्ट पर इन्वॉल्व था. ठीक है, तो मेंस रिया फुलफिल हो गया. और एक्टर सीरियस क्या है कि उसने एक्चुअली में उस फोन को छीना मुझसे और वो भागा. तो ये हो गया एक्टर सीरियस. ठीक है, तो मेंस रिया, एक्टर सीरियस दोनों जब मिल जाएगा तब बनेगा क्राइम. नाउ, लाइक आई सेड कि अगर दोनों में से एक भी एलिमेंट मिसिंग है तो वो क्राइम नहीं बनेगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से दैट देयर इज अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड मी. मैं अपने फोन पे बात कर रहा हूं और वो मेरे पीछे खड़ा है. ही इज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी. मौका ढूंढ रहा है कि जैसे ही उसको सही मौका मिलेगा तुरंत मेरा फोन छीन के वो भागेगा. लेकिन उसको वो मौका मिला ही नहीं. मान लो बहुत ज्यादा भीड़ थी या अदरवाइज वो, उसको नहीं मिल पाया चांस. वो काफी देर तक उसने वेट किया, फिर वो चला गया. तो क्या इस केस में उसने कोई क्राइम किया लीगली? आपका आंसर क्या है? द आंसर शुड बी नो, बिकॉज यहां पे केवल मेंस रिया इन्वॉल्व्ड है, एक्टस रियस नहीं हुआ. ठीक है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि माइंड तो उसका अंगेज था, माइंड तो उसका इन्वॉल्व था. वो क्राइम करना तो चाहता था, बट उसने उस मेंटल, उस आइडिया के फर्दरेंस में या उस आइडिया को यूज करते हुए कुछ काम किया नहीं. तो कोई फिजिकल एक्शन उसने परफॉर्म नहीं किया. अगर वो कोशिश भी करता फोन छीनने की तो भी क्राइम हो जाता.
जरूरी नहीं है कि फोन छीन के वो ले जाएगा तो ही क्राइम होगा। इवन इफ ही ट्राइज टू स्नैच द फोन, स्टिल इट विल बी अ क्राइम, दैट विल बी एक्टस रियस। ओके, सो मेंस रिया, अगर सिर्फ मेंस रिया है तो भी क्राइम नहीं है। हमने पहला वाला एग्जांपल देखा जहां पे मेंस रिया था और एक्टस रियस था। दूसरा केस देखा जहां पे सिर्फ मेंस रिया था, एक्टस रियस नहीं था, तो ये क्राइम नहीं बनेगा एज ऑफ नाउ। ठीक है, तीसरा केस ले सकते हैं जहां पे एक्टस रियस है पर मेंस रिया नहीं है। थोड़ा सोचो, गेट क्रिएटिव, थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट अ केस जहां पे एक्टर सीरियस तो हो रहा है बट मेंस रिया नहीं है। ओके, लेट मी टेल। सो फॉर इंस्टेंस, मान लो एक एग्जामिनेशन हॉल में आप एंटर करते हो और सब लोगों के मोबाइल फोन्स को एक बॉक्स में कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, और बाहर रख दिया जाता है। आपने 2 घंटे एग्जाम दिया, फिर जब आप बाहर आए तो आप अपना फोन ढूंढ रहे हो बॉक्स के अंदर, लेकिन आपका दिमाग अभी भी पेपर में है कि मैंने क्या सही किया क्या गलत किया, आप आंसर की वगैरह चेक कर रहे हो। तो आपने जल्दबाजी में किसी और का फोन उठा लिया जो आपके फोन के जैसा था, सिमिलर टू योर फोन, लेकिन वो आपका फोन नहीं था, इट वॉज नॉट योर फोन। सो यू पिक्ड इट अप। ओके, नाउ इन दिस केस, इवन दो आपने एक्टर सीरियस तो किया है बिकॉज आपके पार्ट पे एक फिजिकल एक्शन तो हो रहा है, लेकिन आपके पार्ट पे कोई मेंस रिया नहीं है बिकॉज आपका माइंड उस चीज में इन्वॉल्व नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। आपको नहीं पता कि आपने गलती से किसी और का फोन उठा लिया है। सो ये वो केस है जहां पे एक्टर सीरियस बनता है पर मेंस रिया नहीं है। और जब दोनों में से एक नहीं होता है तो क्राइम नहीं बनेगा। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ क्राइम। करेक्ट। तो फर्स्ट केस में हमने देखा मेंजरिया एक्टेसरियस दोनों था। सेकंड केस में हमने देखा केवल मेंजरिया था, तो वो क्राइम नहीं बना। थर्ड केस में हमने देखा केवल एक्टेसरियस था तो क्राइम नहीं बना। फोर्थ केस क्या होगा, इसी केस में मान लो जानबूझ के आपने किसी और का फोन उठा लिया, डिलिबरेटली इंटेंशनली आपने किसी और का फोन उठा लिया और आप घर लेके चले गए। यस, यू हैव कमिटेड अ क्राइम बिकॉज नाउ योर माइंड इज ऑल्सो इन्वॉल्व और आपने फिजिकल एक्शन भी परफॉर्म कर दिया। दोनों चीज आपने फुलफिल कर दी, क्रिमिनल एलिमेंट्स पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो क्राइम्स होते हैं, जो क्रिमिनल लॉ के अंदर क्राइम्स होते हैं, उनमें ये दोनों एलिमेंट्स की जरूरत होती है। कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बेसिस पर होते हैं, वहां पे मेंजरिया का होना जरूरी नहीं होता है। बट ऐसे क्राइम्स बहुत एक्सेप्शनल होते हैं। ठीक है, तो अब ये मेंस रिया के 4 डायमेंशंस हैं, लाइक आई सेड। इंटेंशन, अगर आप कोई एक्ट करना चाहते हो तो वो मेंस रिया है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, एमिंग अ गन एंड फायरिंग टू किल। इफ ए एम्स अ गन टुवर्ड्स बी एंड वांट्स टू किल बी, तो इसमें मेंस रिया तो है, अभी एक्टर सीरियस नहीं हुआ है, केवल मेंस रिया है। दूसरा केस हो सकता है नॉलेज। अब नॉलेज और इंटेंशन में क्या फर्क है कि इंटेंशन में तो आप क्राइम करना चाहते हो, आपका डिजायर है, लेकिन नॉलेज में हो सकता है कि आपका डिजायर नहीं हो, लेकिन आपको पता है कि क्राइम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंश्योरेंस, वो फ्लाइट एविएशन कंपनी है जो कि अपने प्लेन का इंश्योरेंस लेना चाहती है, अपने प्लेन का इंश्योरेंस लेना चाहती है, ठीक है। या एक पर्सन है जो अपना इंश्योरेंस लेना चाहता है, तो उसने फ्लाइट में बॉम्ब प्लांट किया। अब वो किसी को मारना नहीं चाहता है, ही डज नॉट वांट टू किल। समझो बात को, बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। उसका इंटेंट किसी को मारने का नहीं है, लेकिन जो एक्ट उसने किया है, उस एक्ट से उसको ये पता होना चाहिए कि लोग मर सकते हैं, पीपल कैन डाई, एज सिंपल एज दैट। तो जहां आपको नॉलेज है, इवन इफ आपका इंटेंशन नहीं है, वो भी मेंजरिया का केस बनता है। ठीक है। तीसरा रेकलेसनेस है। कोई बहुत ज्यादा बड़ी नेग्लिजेंस जब आप करते हो, जब आप अपने कॉन्सिक्वेंस को एकदम इग्नोर कर देते हो, जब आपको फर्क ही नहीं पड़ता, यू आर एब्सोल्युटली इनडिफरेंट कि कुछ भी हो जाए, आई डोंट केयर, दैट इज अ स्टेज ऑफ रेकलेसनेस, एंड उसमें भी आप लाइबल हो जाते हो, वो भी मेंजरिया का फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक क्राउडेड मार्केट में स्पीड में व्हीकल चला रहे हो, कार या बाइक चला रहे हो, और अगर आपकी गाड़ी से टक्कर लगने की वजह से somebody डाइज, तो ये भी मेंजरिया का केस होगा, बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेकलेसनेस। ठीक है। सो एंड चौथा नेग्लिजेंस है, वो भी हम देख सकते हैं कि अगर आपने किसी रिस्क को इग्नोर कर दिया, इट्स वेरी सिमिलर, रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस जो है वो बेसिकली एकदम सिमिलर है, वो एक ही कॉन्सेप्ट है। ये मैंने केवल एग्जाम्पल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए बताया यहाँ पे। तो अगर एक डॉक्टर है, वो एक पेशेंट के
को ट्रीट करता है और अंदर उसके पेट में या उसकी बॉडी में कोई स्वैब या सर्जिकल सिजर या टॉवेल ऐसी कोई चीज छोड़ देता है नेग्लिजेंटली, ठीक है, तो ये भी मेंजरिया का पार्ट हो गया। अब वो डॉक्टर ये बोल सकता है कि आई डिड नॉट वांट टू डू इट, मुझे मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, मेरा नॉलेज ऐसा नहीं था, पर ये बोल के वो नहीं बचेगा, बिकॉज इंटेंशन के तीन डायमेंशंस होते हैं, हमेशा याद रखना। या सॉरी, मेंजरिया के तीन तीन डायमेंशंस होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, या तो इंटेंशन या नॉलेज या फिर रेकलेसनेस, ठीक है। कोई भी पर्सन ये बोल के नहीं बच सकता कि मेरा इंटेंशन नहीं था या मुझे पता नहीं था। अगर उसने रेकलेसनेस दिखाई है, अगर वो नेग्लिजेंट था, ठीक है, लेकिन वो नेग्लिजेंस बड़ी नेग्लिजेंस होनी चाहिए जिससे किसी की जान चली जा रही है, इतनी बड़ी नेग्लिजेंस होनी चाहिए, ठीक है, तो वो उस केस में लायबल हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ अस कि कैसे मेंजरिया के तीन पार्ट्स होते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसी के ऊपर। एक डॉक्टर है, वो जानबूझ के वो डेलिबरेटली पेशेंट को मारना चाहता है, तो उसने एक ऐसा इंजेक्शन दिया जिससे पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो ये कहलाएगा मेंजरिया का इंटेंशन वाला फॉर्म। दूसरा केस हो सकता है कि जब डॉक्टर ने इंजेक्शन देना, वो जो इंजेक्शन दे रहा है, तो सामने एक पेशेंट है, वो बच्चा है, उस बच्चे के लिए वो इंजेक्शन सूटेबल नहीं है, लेकिन वो उस बच्चे को मारना नहीं चाहता है, इंटेंट टू किल नहीं है, लेकिन उसने फिर भी वो इंजेक्शन दिया और उसकी वजह से अगर उस बच्चे की डेथ हो जाती है, तो ये इंटेंट के अंदर फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन ये नॉलेज या रेकलेसनेस के अंदर आ सकता है। तो द डॉक्टर विल बी एनीवे हेल्ड लायबल। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मैं कोई क्राइम नहीं करना चाहता, ये काफी नहीं है मुझे एग्जेम्प्ट करवाने के लिए, ठीक है। इन चीजों को ध्यान से समझना, और इंटेंट के इन सारी चीजों के साथ, बिकॉज ये तो सिर्फ मेंस रे का फॉर्मेट हुआ, इनके साथ एक्टर सीरियस आपको जोड़ना पड़ेगा, ओनली देन लाइबिलिटी कैन अराइज। ओके, नाउ कुछ होमवर्क है आपके लिए, ये केस, इसको आप पॉज करके पढ़ना, इस केस के बारे में और रिसर्च करना, एंड कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट केस लो है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी रेकलेसनेस हुआ है, जिस तरीके से उसने एक्ट किया, आप क्लियरली फैक्ट्स में देखोगे कि यहां पे रेकलेसनेस है, ठीक है। पॉज कर लो, पढ़ लो और इस केस पे रिसर्च कर लो, स्मॉट शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो, सो दैट इट इज हेल्पफुल लेटर ऑन। दूसरा केस वो भी हमारे पास है, एम एच जॉर्ज का केस है। इसके अंदर मेंजरिया एग्जेप्टेड है, मतलब ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का ऑफेंस है, मैंने बताया था ना, जहां पे मेंजरिया की जरूरत नहीं है वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का ऑफेंस होता है। तो अगर आपको किसी लॉ के बारे में नहीं पता है, अगर आपको किसी लीगल प्रोविजन के बारे में नहीं पता है, तो आप ये बोल के नहीं बच सकते कि मुझे लॉ नहीं पता था, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये केस भी आपके लिए होमवर्क है, पढ़ के और मुझे कमेंट्स में बताना कैसा आपको ये केस लगा, या कोई भी इसमें डाउट हो तो आई विल सॉल्व इट। थर्ड केस इज ऑल्सो फॉर योर होमवर्क। So this is one case where knowledge and intent both are involved, and more preferably knowledge is definitely involved, ठीक है, क्योंकि द वे ही थ्रू द 3 month old बेबी क्लियरली शोज दैट इससे डेथ हो सकती है। तो ये तीनों केसेस आपको नोट करने हैं, इनके शॉर्ट पॉइंट्स बना लो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप लॉ कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो। अगर आप इसको, इन केसेस को, अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर आता है और आप इन तीन केसेस को मेंशन करते हो, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा। और अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो इन केसेस के नाम आपसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ऑल दीज 3 cases आई एम लीविंग टू यू, you have to read, understand, and let me know if you have any problem in any of the 3 cases. I hope the very basic concept of mens rea and actors rea is now clear. और फिर भी कोई इशू आता है, feel free to post in the comments and I'll be very happy to answer. Okay, uh, that is it for now. I'll keep coming up with more such videos to help all of you. So अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, ऑलरेडी कर लो। इस तरह के रेलेवेंट केसेस और कॉन्सेप्ट्स आपको रेगुलरली यहाँ पर मिलते रहेंगे, एब्सोल्युटली फ्री। एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you for watching.
Become a better lawyer each day with the Law Project.